फिर हैं धर्मचक्र न्यूज में और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ भैया से। थोड़ा सा सबसे पहले इनसे हम थोड़ा व्यक्तिगत परिचय लेंगे सौरभ भैया का। थोड़ा आप हमें जो है बताएं अपने बारे में। नमस्कार गौरव जी, धर्मचक्र के माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब सबसे पहले हम जो है हमें ये बताइए कि पार्टी की स्थापना के बारे में थोड़ा सा, कि पार्टी की स्थापना कब हुई और आपने इसको ज्वाइन कब से किया है, इसके बारे में थोड़ा। गौरव जी, राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी में मैं 14 फरवरी सन 2023 से हूँ। उसी दिन पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत चौधरी जी के द्वारा इस पार्टी की नींव रखी गई। उन्हीं को देखते हुए हम सभी ने, या मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जिलाध्यक्ष, बहुत सारे कार्यकर्ता इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम। अच्छा, नहीं ये तो काफी मुझे वर्तमान रूप में जनपद गोरखपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तभी से मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। अब थोड़ा हमें 2024 के लिए जो पार्टी की रणनीति है वो बताइए कि इस साल जो है पार्टी की क्या रणनीति है, और खासकर जो अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है। वो अकेले लड़ेगी कि किसी के साथ गठबंधन भी कर सकती है, और इसके साथ साथ ये विधानसभा चुनाव इसके बाद है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें लोग को बताइए। गौरव जी, 2024 चुनाव में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव में हम उनका सहयोग करेंगे या उनके साथ अलायंस होंगे, इसका निर्णय तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत चौधरी के द्वारा ही होगा। रहा 2027 का जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव का, उस चुनाव की तैयारी हम अभी से शुरू कर दिए हैं। हम बहुत बड़े लेवल पे चुनाव लड़ेंगे। इसमें भी डिसीजन पार्टी के ऊपर ही होगा कि हम किसी के साथ लड़ेंगे कि अकेले। लेकिन हम जो तैयारी अभी कर रहे हैं वो तैयारी हम इस लेवल पे कर रहे हैं कि हम ये चुनाव अकेले ही लड़ें। बाकी आगे की रणनीति जैसे जैसे समय आएगा चेंज होगा, और जैसा दिशा निर्देश हेमंत चौधरी जी सर का होगा हम उस पर फॉलो करेंगे। हमें थोड़ा आप अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हेमंत चौधरी जी, उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उन्होंने कैसे इस पार्टी के बारे में सोचा। जी, इसके पहले कहाँ थे वो, ये थोड़ा सा हमें। अच्छा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत चौधरी जी तो एक लंबे समय से राजनीति में जुड़े हैं। वो पहले अपना दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। आखिरी चुनाव जो बीता है विधानसभा का, तब तक तो वो अपना दल के साथ थे। अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल की जो है उनसे कुछ व्यक्तिगत कुछ मतभेद हुआ या पार्टी में क्या हुआ, ये तो मैं पर्सनल अपने तौर पे मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसके बाद से उन्होंने पार्टी का छोड़ दिया और उसके बाद से उन्होंने अपनी नई पार्टी डाली, जिस पार्टी में आज हम सब एक साथ हैं। भैया थोड़ा हम लोग को बताइए कि जैसे काफ़ी कार्यकर्ताओं में भी सुगबुगाहट है कि आपको अगर पार्टी जो है लोकसभा चाहे विधानसभा के लिए टिकट दी तो आप इसके बारे में क्या करेंगे। चुनाव के लिए जो है थोड़ा सा आप हम लोग को बताएं। जी, अभी तक तो मेरा तरफ से जो भी निर्णय होता है, जैसा निर्देश आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके निर्देशों का मैं 100% पालन करता हूँ। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे चुनाव लड़ना होगा या विधानसभा या लोकसभा, अगर उनका निर्देश रहा तो मैं उसका जरूर पालन करूँगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने पे लगा हुआ हूँ। अगर वो भी समय आएगा, अगर पार्टी मुझे अनुमति देती है कि नहीं आप सौरभ तुमको चुनाव वहाँ से लड़ना होगा, मैं जरूर लड़ूंगा। ऐसे और इसके बारे में मैं थोड़ा, ये तो बातें काफ़ी हो गई, राष्ट्र के लेवल पे हो गई, प्रदेश के लेवल पे हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ गोरखपुर में जो आपकी पार्टी की तैयारी है, खासकर आपके जो है दिशा निर्देश में जो चल रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि किस लेवल पे जो है कहाँ कहाँ कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है। गौरव जी, मैं एक एक कार्यकर्ताओं को पर्सनली जानता हूँ जो जुड़ चुके हैं या जिनको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, जिनसे मेरी बातें चल रही हैं। इन सब पे मैं
रेगुलर मीटिंग लेता रहता हूँ। और कार्यकर्ता, चूँकि गोरखपुर देखिए एक तरह से ये जिसको बीजेपी का गढ़ बोला जाता है, तो यहाँ से पार्टी में मेरे लिए शुरुआत करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, काम था भी और काम रहेगा भी मेरे लिए। तो नए लोगों को जोड़ना, वो भाई नया कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ने से हिचकता है, भाई बीजेपी का समय चल रहा है या हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं या हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहुत सारी पार्टियों के साथ लोग जुड़े, लेकिन फिर भी मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ। रहा पार्टी के विस्तार के बारे में गोरखपुर जनपद में, तो मैं सबसे पहला मैं ग्राम सभाओं से स्टार्ट किया। मैंने पार्टी को, लोगों को जोड़ना, मैंने ब्लॉक लेवल पे लोगों को जोड़ना। मैं बहुत सारे ब्लॉक हमारे आज की डेट में कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक सचिव हैं, ब्लॉक महासचिव हैं, और ब्लॉक में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मैं रेगुलर मीटिंग लेता रहता हूँ। उसके ऊपर मैं फिर विधानसभा में वर्क कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं महानगर में वर्क कर रहा हूँ। सभी पदाधिकारियों को मैंने बना दिया है, चाहे महानगर का पदाधिकारी हो, चाहे जिले का पदाधिकारी हो, चाहे विधानसभा का पदाधिकारी हो। उन सबके साथ साथ मेरे साथ जितने प्रकोष्ठ चलते हैं, जैसे पिछड़ा प्रकोष्ठ हुआ, जैसे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हुआ, जैसे अनुसूचित मोर्चा हुआ, मेरे सारे पदाधिकारी आज के डेट में बन चुके हैं। उन पे भी मैं भी उनको दिशा निर्देशित करता रहता हूँ कि भाई आप देखिए रेगुलर मीटिंग करते रहें। इसी कार्यालय पर भी मैं रेगुलर मीटिंग लेता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी कुछ देर में एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, मुझे लगा मैं उसका जवाब दे ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, कि मेरे साथ नए कार्यकर्ता क्यों जुड़ना चाहेगा। ये मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि मैं जानता हूँ, और ये आप जरूर इसके साथ एक और ये क्वेश्चन था कि जैसे अदर पार्टियों से आपकी पार्टी कैसे अलग है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पार्टियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतना पैसा खर्च करती हैं, चुनाव आता है, चुनाव के बाद ना तो वो कार्यकर्ता को देखती है, ना तो कार्यकर्ता इसके लिए थोड़ा सा जी, जैसे कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में अगर जुड़ता है तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये रहता है कि यार मेरा क्या लाभ होगा इस पार्टी में जुड़ने से। तो चूंकि देखिए मेरी पार्टी बहुत छोटी है अभी, तो फिर भी हम लोगों ने एक चीज़ ये सोच के रखा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक निर्देश दिया हुआ था कि सभी कार्यकर्ताओं जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको जो है हम कुछ एक अप्रत्यक्ष रूप से हम उनको बेनिफिट करा रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप क्या है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत सारे हमारे सदस्य हैं जो किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ आपको, कि उसको मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधित कुछ बीमारी हो गई, उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है, तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल का बिल उसका 25,000 50,000 जो भी बन रहा है, तो अगर जिन हॉस्पिटल से हमारा एक टाई अप है और वो कार्यकर्ता को हमने अगर एक आई कार्ड इशू किया हुआ है, अगर वो आई कार्ड है तो उस आई कार्ड के थ्रू वो अपना और अपने पूरे परिवार का इलाज जो है वहाँ करा सकता है, और उस इलाज के दौरान हम उस हॉस्पिटल या जो भी वो संस्था हो उसके थ्रू हम उसको कुछ न कुछ विशेष डिस्काउंट दिलाएं। तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल बढ़ेगा कि पार्टी हमारे पीछे खड़ी है, हमें किसी न किसी रूप में हमें सहायता दे रही है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों ने प्लान करके रखा हुआ है, और इस पे मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। मैं एक एक कार्यकर्ता को बोलता हूँ कुछ भी समस्या हो यार मुझे ज़रूर फ़ोन करो, मैं अपने भर से जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। पार्टी में ऊपर लेवल से कुछ मदद की ज़रूरत होगी वो भी मैं ज़रूर करवाऊँगा। नहीं, ये तो आपकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा किया है, जो स्वास्थ्य वाला आपने बताया है। नहीं, स्वास्थ्य ही नहीं, अन्य विभागों में भी। हाँ, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जो यहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़ती है वो हर जगह जो तैयार रहते हैं, ये चीज़ें काफ़ी अच्छा। और यही चीज़ जो है आपकी पार्टी को सभी अदर पार्टियों से, चाहे बड़ी पार्टी हो, चाहे कितने भी बड़ी हो, चाहे छोटी पार्टी हो, सभी पार्टियों से आपकी पार्टी को काफ़ी अलग कर रही है। और मुझे लग रहा है इसीलिए आपकी पार्टी इतनी तेज़ी से उभरी है कि मुझे जो है, मैं तो कई लोगों से मिला, कई नेताओं से भी बातचीत होती है, आपकी पार्टी के बारे में लोग अक्सर अब बात करना शुरू कर दिए हैं। इतनी मतलब नई पार्टी को जो इतना अच्छा रिस्पांस, वही मैं सोचता था कैसे मिल रहा है, क्या बात है, क्योंकि आजकल जितनी पार्टियां कोई भी आती है फिर जाती है, लेकिन आपकी पार्टी का जो रिस्पांस है जमीनी स्तर पे, खासकर गांव में मैं कंपियरगंज गया, वहाँ भी चाहे महाराज गया, तो इस चीज़ को मैं देख के मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे जो है कुछ ऐसा है जो अदर पार्टियों से अलग है। तो ये तो काफ़ी अच्छा है।
इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करना चाहते हैं आपसे, जैसे सीएए। जी इसको लेके काफी हो हल्ला हो रहा है कई सालों से, अब तो इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है और आने वाला है। इसके बारे में जो है आपका पर्सनली क्या है, पार्टी का नहीं, आपका पर्सनली व्यू क्या है, ये थोड़ा सा गौरव जी, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है सीए को लेकर, जिसको हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, बड़ा ही बेहतरीन है। सरकार ने जो भी लाई है, मतलब बेहतरीन एक्ट है ये। मतलब इसमें बहुत सारे मतभेद भी हैं लोगों के, तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक छोटा सा इस पर मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, विशेषकर यही 3 देश, जिसमें अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं उस देश में केवल हम हिंदू की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे ईसाई भाई भी हैं, हमारे जैन भाई भी हैं, हमारे पारसियन भाई भी हैं, उन सब के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और ऐसे बहुत से अल्पसंख्यक धर्म हैं कि जिन पे उन पे बड़ा ही उत्पीड़न किया जा रहा है उन देशों में। भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है जिसको आप सीए के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा कि वहाँ का अल्पसंख्यक हमारे देश में आए, हम उसको नागरिकता देंगे। ये भी ऐसा सिस्टम नहीं कि वो बैग उठाया और इंडिया में चला आया, इसको हम नागरिकता दे दिए, नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोसेस बना के रखा हुआ है कि भाई वो आवे, आवेदन वहाँ से दें, भारत सरकार उस आवेदन को एक्सेप्ट करती है, फिर वो यहाँ का नागरिक हो जाएगा। तो इसमें सरकार ने क्या बुराई किया? अगर वहाँ पे आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको हम अपने नागरिकता देंगे, इसमें बुराई क्या है? अल्पसंख्यक है, उनको नागरिकता देंगे ही देंगे। मैं ऐसे इसमें सरकार के साथ हूँ। नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी सोच है और सबको सपोर्ट करना चाहिए सीएए का। इसके बाद एक और ज्वलंत तो बड़ा इस समय चल रहा है, ये जातिगत आरक्षण का जो मुद्दा है। कई जगहों पे जातिगत आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है, कई जगहों पे कम किया जा रहा है। इसको लेकर थोड़ा सा आप बताएं कि इसके बारे में जो है। गौरव जी, मैं आरक्षण का कभी विरोधी रहा ही नहीं हूँ। आरक्षण बहुत जरूरी है। समाज में हर तबके के लोग हैं, उनको भी ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आरक्षण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब रहा सवर्ण समाज के बारे में, मैं बताऊं आपको, अगर सरकार वहाँ पर आरक्षण नहीं दे रही है तो भाई उनकी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि उनकी मदद सरकार करे, समझे। और हमारे ओबीसी भाई हैं, उनको भी आरक्षण की ज़रूरत है। हमारे एससी एसटी भाई हैं, उनको भी आरक्षण की ज़रूरत है। तो आरक्षण वैसा रहे, मुझे कोई से तकलीफ नहीं है, लेकिन समाज में सबको थोड़ा बहुत उसका लाभ मिलना चाहिए। किसी एक विशेष जाति, विशेष धर्म पे हम लाभ दें, ये भी ठीक नहीं है। जी गौरव जी। नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी सोच है आपकी कि सबका साथ सबका विकास हो, किसी को दबाया ना जाए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो। ये चीज़ें काफ़ी अच्छा है। हम लोग जो है थोड़ा सा आपको अब आखिरी में एक युवाओं के लिए कोई संदेश ऐसा लिए, आप थोड़ा सा एक संदेश युवाओं को जो दे दें। युवाओं के लिए मेरा संदेश ये गौरव जी हमेशा रहेगा कि आप शिक्षा के प्रेमी बने। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था ना कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर हमारा समाज शिक्षित है तो हमको आगे बढ़ने में या भविष्य में भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं, इंडिया के बाहर के इंटरव्यू। इंडिया इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर। सबका कहना है कि आने वाले समय में भारत महाशक्ति बनने की राह पे आ चुका है। महाशक्ति तो हमारा बनना तय है, लेकिन इस महाशक्ति को आप बहुत जल्दी अगर अचीव करना चाहते हैं, इस अचीवमेंट को, तो सबसे पहले हमको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित हैं तो आपको इस धरती पे कोई दबा नहीं सकता। तो हम लोगों ने युवाओं के संदेश के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि जो पार्टी की आपकी मांग है, कि पार्टी क्या मांग करना चाहती है, वो थोड़ा सा हमें बताएं। पार्टी की मांग। गौरव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत चौधरी जी
के निर्देशों का हम सभी पालन करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने हमें निर्देश दिया हुआ है या पार्टी की हमारी मांग है, हमारी पार्टी का जो विशेष मांग है, इस पे मैं सेकेंडरी आता हूँ। पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ। विकास, विकास के रूप में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 24 से 25 करोड़ की जनसंख्या है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं एक एक मोहल्ले में एक एक आदमी के पास विकास पहुँचे, एक एक ग्राम सभाओं में गांव गांव तक विकास पहुँचे, जो कि अभी भी पूर्वांचल काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश का विभाजन तो बहुत जरूरी है। इस विभाजन को देखते हुए हम चाहते हैं, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो मांग है कि उत्तर प्रदेश का, जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, इधर से हम 7 जो मंडल हैं इनको हम अलग करें। वो मंडल कौन कौन से हैं? देवी पाटन मंडल, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या मंडल, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर, इन सब मंडलों को हम में जितने ज़िले हैं, करीबन 25 ज़िले आते हैं इसमें। इन 25 ज़िलों में एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और अन्य ज़िलों की तुलना में इन 25 ज़िलों का जो है विकास, 25 ज़िलों का विकास काफ़ी पीछे हुआ है, काफ़ी स्लो हुआ है। इन 25 ज़िलों में अगर हम विकास चाह रहे हैं तो हमको इनको अलग करके एक नया प्रदेश बनाना होगा। इस नए प्रदेश का नाम हम चाहते हैं कि राम राज्य प्रदेश हो और एक धर्म की नगरी है ये प्रदेश। अगर हम अयोध्या में जाते हैं तो प्रभु श्री राम का जन्मस्थली है। आप गोरखपुर में आते हैं तो बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि है ये। आप बनारस जाते हैं, वाराणसी जिसे हम बोलते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ का स्थान है। मिर्जापुर में विंध्याचल देवी जी का स्थान है। तो तकरीबन हम चारों जगह से, चारों कोनों में हमें धर्म के बीच में हम बैठे हुए हैं। और अयोध्या को चूँकि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है तो राम राज प्रदेश की राजधानी की मांग जो हमारी है वो अयोध्या हो। आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा उन्हें कुछ मार्गदर्शन करिए और हमें बताइए। गौरव जी, कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश की सभी जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों के लिए या स्वयं अपने लिए शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। मैं बार बार शिक्षा पे फोकस करता हूँ क्योंकि आप शिक्षित रहेंगे तो दुनिया में हर चीज़ को आप जो है अचीव कर सकते हैं। रहा मेरी कार्यकर्ताओं की बात, मेरी कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है कि वो लोगों की मदद के लिए अपने हर क्षेत्र में खड़े रहें, तभी लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई लाभ ना देखें, बिना लाभ के लोगों के लिए आप खड़े रहें, तब समाज आपके साथ खड़ा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, इतना महत्वपूर्ण समय हम लोग को देने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। खासकर जो आपने पूर्वांचल के बारे में बताया, CAA पे बताया, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। इसी के साथ साथ मैं गौरव आज फिर यहीं पे ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।